तो मिलते हैं बच्चों फिर से आगे हम लोग अपने एक नए वीडियो में। हमारे ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट थर्ड है। पिछले पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। उससे बहुत सारी चीजें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, उसके ऐसा यूनिट क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ और बातें, फिर रेजिस्टिविटी और हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो थी हमारी, वो क्या थी, W बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी थी W बाई क्यू, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो W मीन्स क्या है हमारा, वर्क डन, क्यू मीन्स क्या हो जाएगा, चार्ज। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एसेट क्या था, वोल्ट। क्या था दोस्तों, वोल्ट। तो यहां से क्वेश्चन आती है, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि क्वेश्चन थी एक हमारी, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या थी, डिफाइन 1 एम्पियर। तो हमें फॉर्मूला पता था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब चार्ज, अगर चार्ज एक हो और टाइम भी एक हो, तो जब एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। उसी तरीके से वर्क डन और चार्ज है ना, तो वर्क डन को नापते हैं जूल में। किसमें नापते हैं, जूल में। और चार्ज को कूलम में। किसमें नापते हैं, 1। वर्क डन हमारा जूल है, चार्ज क्या है, कूलम। तो जब हम लोग कह दें कि एक जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को मूव करने में होता है, तो उसमें हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी, 1 वोल्ट। तो डिफाइंड 1 वोल्ट क्या हो जाएगा हमारे फॉर्मूला से, अगर वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलम हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगी, 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, W बाई क्यू। अगर हमारा वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज क्या हो, 1 हो, तो आंसर भी क्या आएगा, 1। तो यही हमारा डिफिनेशन बनेगा। तो हमारा डिफिनेशन हो जाएगा, when one joule of work is done, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge in the circuit, then the potential difference is said to be 1 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। जब एक जूल का वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक सर्किट में, तो उस समय हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगी, 1 वोल्ट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि पूरे 10th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ से बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होती हैं, तो ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आइए, ओम्स लॉ क्या होती है। तो ओम्स लॉ में आप कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I हमारा करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका मतलब है कि करंट जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा।
या कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पे करंट भी ज्यादा होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 25,000 वोल्ट है, इस इन तारों में क्या है 25,000 वोल्ट, तो अगर 25,000 वोल्ट है मतलब उन तारों में करंट भी बहुत ज्यादा होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हमारा यही बनता है ओम्स लॉ। बस इसी बात को आपको स्टेटमेंट लिख देना है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ओम्स लॉ। तो हमारा ओम्स लॉ का डिफिनेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट states that the applied potential difference to the circuit is directly proportional to the current in the circuit. According to Ohm's law, it states that the applied potential difference is directly proportional to the current in the circuit at constant टेम्परेचर। हमें डिफिनेशन में कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर लिखना है। अगर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखा तो हमारा आंसर इनएप्रोप्रिएट माना जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो करंट को अफेक्ट करता है। इसीलिए ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर घटने बढ़ने से करंट घटता और बढ़ता है। तो हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम लोग हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम लोग जब हटाएंगे तो हमारा बन जाएगा V इक्वल्स टू I R, और यही हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू I R। और हमारा यहाँ पे V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब हमारा क्या है करंट, और यहाँ पे जो R आया है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन बढ़ाने के लिए, इस R को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो हमारी अगली टॉपिक रेजिस्टेंस होने वाली है, जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे प्लीज नोट कर लें। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। हमारा प्यारा सा टॉपिक ओम्स लॉ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जो कि हमारा है रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस। हमारा पूरा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस पे। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रुकावट। क्या बोलते हैं? और आप लोग लिख रहे हैं तो रुक जाइए और अच्छे से समझिए, ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या होती है। तो रेजिस्टेंस को बोलते हैं रुकावट। तो रुकावट आखिर किसके लिए? तो करंट के रास्ते में जो रुकावट बनेगी उसी को बोलेंगे रेजिस्टेंस। और रुकावट वर्ड को इंग्लिश में, फिजिक्स में जनरली दो वर्ड से दिखाते हैं। रुकावट को बोलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन, नहीं तो हिंड्रेंस। ये दोनों वर्ड 10th यूज करती है रुकावट के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस। आपको कहीं भी लिखा रहे कि वो हिंड्रेंस फॉर करंट या ऑब्स्ट्रक्शन फॉर करंट, तो क्या रहेगी हमारी रेजिस्टेंस। रुकावट को बोलते हैं हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। तो करंट के रास्ते में अगर मान लीजिए करंट बह रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कोई चीज क्या बन जाएगा रुकावट। क्या बन जाए? जो इनको ठीक से चलने ना दे। तो उस रुकावट को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, जो इसको रोकेगा, इसको चलने नहीं देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा रेजिस्टेंस का डिफिनेशन होता है द ऑब्स्ट्रक्शन और hindrance. The obstruction or hindrance produced
produced in the path of current is called resistance. The obstruction or hindrance produced in the path of current is called resistance. यहाँ पे produced word का मतलब ये है कि जब तार हमारा कनेक्ट नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस से, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग वायर को कनेक्ट कर देंगे सर्किट में, उसमें करंट फ्लो करने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करेंगे और उसके चलने वक्त ही ये रुकावट पैदा होगा। ऐसे नेचुरली तार में कोई रुकावट नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं तो जो उसके चलने वक्त ही रुकावट प्रोड्यूस होती है। तो क्लियर आप लोग को? तो आइए रेजिस्टेंस को और अच्छे से जानते हैं कि ये रुकावट है क्या, उसे कहते क्या है और रुकावट कैसा दिखता होगा। तो आई होप कि आपने इसकी डिफिनेशन लिख ली होगी। डिफिनेशन पार्ट पहले खत्म कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि अच्छे से। तो रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल देख लीजिए आप लोग। मैथमेटिकली हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस जो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, तार जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन 1 एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वायर। और हमारा आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला बनता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को हम लोग दिखाते हैं एल से और एरिया को दिखाते हैं ए से। तो आर डायरेक्टली आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो फर्स्ट और सेकेंड को मिलकर हमारा फॉर्मूला ये बना। और हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी हटा के इक्वल टू लगाना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला बनता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये हमारा रेजिस्टेंस में क्या हो गया, फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो इसको हटा के हमने क्या लिखा, रो। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन ना करते बताता हूँ, यहाँ पे हमारा आर क्या है, रेजिस्टेंस, इसको हम लोग पढ़ते हैं आर एच ओ रो, और इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, हमारे अगला टॉपिक भी यही रहेगा, रेजिस्टिविटी। एल हो गया हमारा लेंथ ऑफ वायर और हमारा ए हो गया एरिया ऑफ वायर। तो इसे नोट कर ले और कहीं जाए नहीं, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस को भी और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है, वायर में कैसे दिखती है वो, और क्या करती है, कहाँ पे मौजूद होती है। इसे नोट कर लीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। यहाँ पे जो रह गई है वो रह गई है कि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो रेजिस्टेंस की ऐसा क्या होती है, ओम। और इस ओम को हम लोग दिखाते हैं इस सिंबल से। आपको कहीं पे ये दिख गया तो ये क्यों, क्या है, ओम का वो डिनोशन है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के ऊपर। तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे बटे होते हैं, हमारा बीच में क्या होता है, सारा पॉजिटिव, और हमारे ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हमारे ऑर्बिट्स में क्या मौजूद है, हमारे ऑर्बिट्स में क्या मौजूद है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स।
और करंट में हमेशा वही इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं जो लास्ट में, जो कि जनरली फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब तो नहीं चल पाते बेचारे, क्योंकि ये काफी पॉजिटिव नजदीक है, लेकिन जो बाहर में है, जो फ्री है, वही इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चलते कौन है हमारे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वही चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि ये मेरा वायर है, ये जो डॉट्स है, ये सारे डॉट्स एटम्स हैं। क्या है? सारे डॉट्स एटम्स हैं। और ये हर एक डॉट ऐसा फिगर दिखाता है, ये हर एक डॉट ऐसा फिगर दिखा रहा है। अब इस डॉट के का ये इलेक्ट्रॉन चलेगा आगे, तो इस डॉट को देखिए, इस डॉट और इस डॉट में क्या कनेक्शन है। तो एक फिगर हमारा यहाँ पे ऐसा है, और उसके जस्ट बगल में हमारा एक फिगर ऐसा है, मतलब एक एटम के जस्ट बगल में दूसरा एटम, एक एटम के जस्ट बगल में दूसरा एटम। और यहाँ पे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये चलेगा, और हमारा फील्ड में यहाँ पे ये है, तो ये चलेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये इसके पास नेगेटिव है, और इसके रास्ते में इस एटम के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं चल रहे हैं, ये तो अपनी जगह पे है। तो इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आपको ये चाहिए, कोई भी मिल जाएगा, और ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव एंड निगेटिव रिपेल ईच अदर। हम जानते हैं कि निगेटिव जो होता है एक दूसरे को रिपेल, दूर ढकेलते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करता है, तो उसके जस्ट बगल में जो एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स इसको रोकते हैं, इसको चलने नहीं देते, क्योंकि निगेटिव एंड निगेटिव रिपेल ईच अदर। तो जो बगल में जो एटम था, उसका जो इलेक्ट्रॉन जो उसको रोका, यही यही मेरा क्या बनाएगा? रेजिस्टेंस। क्या बनाएगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आई होप आपको क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके जस्ट बगल वाले एटम में के ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वही इलेक्ट्रॉन्स इसको ठीक से चलने नहीं देते हैं कि तुम रुको, कहाँ जा रहे हो। तो इससे बेचारा ये रुक गया, फिर ये आगे जब बढ़ेगा तो उससे आगे कोई दूसरा उसे रोक देगा। किसी दूसरे एटम का वो इलेक्ट्रॉन जो उसको रोकता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं? कर्नल्स। तो कर्नल्स क्या है? तो कर्नल्स वो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। कर्नल्स वो है जो कि दूसरे मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं, और इन्हीं कर्नल्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस। क्या प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस। जैसा मैंने कहा था कि अभी वायर सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो वायर में सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना मस्ती में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वायर में करंट फ्लो होने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन्स अटेंशन पोजीशन में आ जाएंगे, और फिर ये इसको रोकेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस पहले से नहीं होती है, क्योंकि सब तो इलेक्ट्रॉन है, सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रोकेगा। इसलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, और जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकती है, उनको बोलते हैं कर्नल्स। ये आपको समझना है, मेमोरी बेसिस के लिए है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। 10th में इसका कोई यूज है नहीं, आपको 12th में इसका यूज है। आपको 12th में अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि कर्नल्स क्या होते हैं, और यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, ताकि आप लोग अच्छे से जान जाए कि रेजिस्टेंस होती क्या है। और इसे एक बार देख लीजिए। तो आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको और अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं। हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। हमने लिखवाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो आप ये सोचिए कि तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना चलना पड़ेगा। तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना चलना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को उतना बार रेजिस्टेंस को झेलना पड़ेगा, जो कि कौन प्रोड्यूस करे थे? हमारे कर्नल्स। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो इनको चलने नहीं देंगे, रोकेंगे, उनको तो कर्नल्स कहेंगे।
तो ये तार जितना लंबा होगा कर्नल्स उतने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तक ठीक से चलने नहीं मिलेगा, तो उसको रेजिस्टेंस ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि लेंथ जितना ज्यादा हो वायर का, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पावर बैंक होती है उसका तार क्या होता है, एकदम छोटा सा, क्या होता है, छोटा सा, कि फोन कनेक्ट कीजिए और पावर बैंक में आपका फोन फास्ट चार्ज लेता है, क्योंकि तार क्या होती है, छोटा। तो आपको भी, आप चाहते हैं कि कोई काम अच्छे से हो, तो उसके वायर को शॉर्ट रखना पड़ेगा ताकि रेजिस्टेंस कम मिले, क्योंकि तार जितना लंबा हो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ऑफ वायर, मतलब तार कितना मोटा है कितना पतला है। अगर तार हमारा एरिया, मतलब रेजिस्टेंस हमारा जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। जरा सोचिए कि एक इतना बड़ा पाइप है जहां से पानी जा रहा है, पानी छोड़िए पे आते हैं, तो तार ज्यादा बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने की जगह बहुत ज्यादा है, और तार अगर पतला है तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन्स जा पाएंगे अच्छे से। तो जितना मोटा तार रहेगा इलेक्ट्रॉन्स उतने अच्छे से फ्लो करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो करेंगे करंट उतना अच्छा मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन काफी अच्छे से फ्लो कर पा रहे हैं, मतलब कुछ रुकावट कम झेलना पड़ रहा है, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकल के भागना है, कहीं पे मेला लगा हुआ है और गेट छोटा सा है, अगर मेले में कुछ हो जाए तो लोग कैसे भागेंगे उस छोटे से गेट से, सबको भागने में दिक्कत होगी, ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, जाने में नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो गेट काफी बड़ा हो तो सब क्या होंगे इजिली, तो जब चलने और भागने की बात आती है तो गेट का बड़ा छोटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गेट बड़ा रहेगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं हो रही है मतलब कि रास्ते में रुकावट उतनी नहीं मिल रही है, रुकावट नहीं मिल रही है मतलब कि उसका रेजिस्टेंस कम है, और रुकावट अगर ज्यादा मिल रही है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आई होप समझ गए आप लोग कि लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस, तो बड़ा मुद्दा ये है कि रेजिस्टेंस आखिर इससे पढ़ के फायदा क्या है। तो इससे हम लोग जानते हैं कि कौन सा मटेरियल या किस मटेरियल का, या कौन से मटेरियल हम लोग बात कर लें कि किस मटेरियल का वायर सबसे अच्छा होगा, मतलब किस चीज का हम लोग तार बनाए कि एकदम करंट अच्छे से पास करे, उसका रेजिस्टेंस क्या बहुत कम हो। तो रेजिस्टेंस टॉपिक से हम लोग जान पाते हैं कि वो तार, उस मटेरियल का तार बनना अच्छा है कि खराब है, क्या हमारे लिए प्रॉफिटफुल है, उससे करंट अच्छे से पास करेगा। तो इस बात को क्लेरिफाई करता है हमारा रेजिस्टेंस। कौन करता है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको हम तार क्यों, उसको हम यूज नहीं कर सकते घर पे क्योंकि उसका फायदा है नहीं, रेजिस्टेंस कम है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे एक बात हमें पता चली है, नोट कीजिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या हमारा बेस्ट कंडक्टर, मतलब कि इसका मतलब है कि इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। चांदी जो होती है हमारी बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब कि अब चांदी का तार बनाइएगा तो उसमें सबसे एकदम प्रिसाइजली काफी बेटर वे में करंट फ्लो करेगी। अगर करंट काफी अच्छे से फ्लो कर रही है मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो तो चांदी क्या हमारी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चांदी के तार से अच्छा कुछ नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक है गोल्ड इज हाईली डक्टाइल। हमारा गोल्ड क्या होता है, हाईली डक्टाइल।
तो यहाँ पे डक्टाइल का मतलब होता है मेक थिन वायर। हम लोग गोल्ड को चाहे तो जितना हो सके उतना पतला कर सकते हैं, एकदम पतला से पतला। डक्टिलिटी मतलब होती है कि उसको कितना पतला हम कर सके। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि 1 ग्राम गोल्ड कैन बी यूज्ड टू मेक 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर लंबे तार जितना बना सकते हैं। तो इसके 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, मतलब इसको इतना पतला कर सकते हैं कि वो 2 किलोमीटर चला जाए। और इसके इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टाइल में तो क्या होता है, मेक इनटू थिन वायर्स, उसको पतला कर सकते हैं। इस नोट कर लें। तो चांदी को हम लोग वायर बना सकते हैं, लेकिन घरों में चांदी को क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि चांदी जो होती है काफी महंगी होती है, रेयर मेटल भी है, प्लस चांदी जो है हमारा एयर में मौजूद सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो कि एक तरह का कोरोजन है, जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, जो कि बार बार हमें चांदी को साफ करना पड़ेगा। लेकिन ये बेस्ट कंडक्टर इसीलिए है क्योंकि चांदी में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चलते हैं, और कुछ कुछ को रोक भी लिया जाए रेजिस्टेंस के थ्रू तो उससे जो कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए सिल्वर क्या हमारा बेस्ट कंडक्टर है। गोल्ड हमारा हाईली डक्टाइल है। 1 ग्राम गोल्ड कितना लंबा तार बन सकता है? तो हम लोग गोल्ड का क्यों नहीं तार बनाते हैं? क्यों? गलती से लाइन कहीं कट गई तो हमारे लोग इतने अच्छे हैं कि सब कैंची लेके जाएंगे पिलास और तार काट के ले जाएंगे घर, सारा सोना हमारा। इसीलिए हम लोग गोल्ड का भी तार नहीं बना सकते, क्योंकि आज लगाएंगे कल चोरी हो जाएगी। पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उनमें प्रोसेसर्स में गोल्ड का इस्तेमाल हम किया जाता था, क्योंकि गोल्ड काफी पतला होता था, कंडक्टिविटी भी इसकी अच्छी होती थी। हम लोग आज के डेट में यूज करते हैं घरों में कॉपर, क्योंकि कॉपर का कंडक्टिविटी भी अच्छा है, तो उतना बुरा नहीं है, और ये काफी लो बजट है, जो कि इको फ्रेंडली है, मतलब कि लोगों के बजट में आ जाती है, काफी बल्क में है, इसीलिए ये हमारे रेयर मेटल्स हैं, इसलिए इनको यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए हमारे इतना ही। हम लोग मिलेंगे अब अगले पार्ट में, तो हम लोग वहां पे न्यूमेरिकल्स बेसिस पे आएंगे कि अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या क्या होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।